जो भी विकास की सोच रखता हो, हमारे विधायक ज़रूर सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी विकास की सोच रखता हो, बट मौजूदा मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन करेंगे। महागठबंधन के किसी भी प्रत्याशी के लिए भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी का कभी कोई समर्थन नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है आरजेडी को लेकर के, ऐसा क्यों है कि बदनाम सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर के आप लगातार सवाल उठाते हैं, आरजेडी क्यों नहीं आपके? भाई जो सत्ता में होगा सवाल उसी से पूछा। चिराग पासवान हमारे साथ है, हम सीधे उनसे बात करते हैं कि पहले फेज़ का चुनाव जो है वो ख़त्म हो गया, दूसरा और तीसरा चरण जो है वो बाकी है। लगातार जनसभा कर रहे हैं, खूब जन समर्थन मिल रहा है। कितनी ऊर्जा आखिर चिराग को मिलती है? जिस तरीके से आपको जन समर्थन मिल रहा है, ऊर्जा कितनी मिलती है? सबसे पहले ऊर्जा उसी से ही मिलती है जिस तरीके से मैं लोगों में एक्साइटमेंट देखता हूँ, खासतौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए जो मैं समर्थन देख रहा हूँ। मेरी कल देर रात तक मेरी पहले फेज़ के प्रत्याशियों से मेरी बात हुई और उनसे मैं फीडबैक ले रहा था। परसों रात जिस दिन मतदान हुआ था उनसे मैं फीडबैक ले रहा था कि क्या रहा। तो जो उत्साह मुझे अपने प्रत्याशियों की आवाज़ में सुनने को मिला और जो एक खुशी की लहर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में गई, ये कहीं ना कहीं मेरा विश्वास बढ़ाती हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर होने वाला है। सभाओं में जिस तरीके से एक जन सैलाब मुझे देखने को मिलता है, युवा और महिला दोनों, मतलब महिलाओं को देखकर, और जिसको मतलब एक बेटे के नाते अगर आपको माँ का आशीर्वाद मिल गया तो आपको और क्या चाहिए। जिस तरीके से महिलाओं का आशीर्वाद मुझे एक बड़ी संख्या में अपनी सभाओं में देखने को मिल रहा है, ये मेरा विश्वास दिलाता है कि आने वाली सरकार लोजपा समर्थक ही बनेगी। अच्छा, दूसरा तीसरा चरण का जो चुनाव बाकी है, कौन से एजेंडे रखेंगे? जो बिहारी फर्स्ट आपने नारा देखा, सिर्फ वही है या फिर कुछ एजेंडे चेंज भी होंगे सेकंड और थर्ड फेज? नहीं, देखिए प्राइमरीली तो वही सारा एजेंडा रहेगा और वो एजेंडा, मुझे खुशी भी है कि बिहार में पहला एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहाँ पे नैरेटिव सही सेट हुआ है। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं जा रहा, जातीयता के आधार पर चुनाव नहीं जा रहा, यहाँ पर रोज़गार, बेरोज़गारी, पलायन, ये सब मुद्दे बने हुए हैं। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने बहुत प्रमुखता से इन तमाम चीज़ों का मैंने जिक्र किया। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में रोज़गार की संभावनाएं बढ़ें और अनंत संभावनाएं हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की ज़रूरत है, निवेशकों को बिहार में बुलाने की ज़रूरत है। आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया था मुझे याद भी नहीं। लैंड रिफॉर्म्स बदलने की ज़रूरत है ताकि निवेशक यहाँ पर आके कारखाने खोल सकें, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगा सकें। टूरिज़्म में अनंत संभावनाएं हैं। मैं जगह जगह मैं जिक्र भी करता हूँ, रिलीजियस टूरिज़्म हो या वैसे ही पर्यटन एज अ होल हो, बिहार एक ऐसा सौभाग्यशाली प्रदेश है जहाँ पे अनंत संभावनाएं हैं। हम लोग अजंता एलोरा केव्स हम लोग देखने जाते हैं, बिहार में ही शेर घाटी में आप जाके देखिए किस तरीके की गुफाएं हैं, इतनी खूबसूरती से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। रिलीजियस टूरिज़्म में आप देख लें, अगर भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर ऐसा क्यों नहीं बन सकता, या यहाँ पर वैशाली में या लछवाड़ में भगवान महावीर की जन्मस्थली है, या बोध गया भगवान बुद्ध की नगरी है, या गुरु गोविंद सिंह जी का हो पटना सिटी में, या इसके अलावा भी कई ऐसी जगहें हैं, अशोक स्तंभ है, जो जितनी ऐसी खूबसूरत जगह हैं उसको अगर हम लोग टूरिज़्म के तौर पर विकसित करें तो ना सिर्फ बिहार का राजस्व बढ़ेगा बल्कि यहीं पर ही हम लोग को रोज़गार मिलने लगेगा। एजुकेशनल हब हम लोग बना सकते हैं पटना सिटी को। जिस तरीके से बच्चे कोटा में जाते हैं पढ़ाई के लिए, जिस तरीके से बच्चे दिल्ली में मुखर्जी नगर हो IAS IPS की तैयारियों के लिए, सर्विसेज की तैयारी के लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं उस तरीके का एक एजुकेशनल हब हम लोग यहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये तमाम विषय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने रखे हैं, उन्हीं को लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। और मुख्यमंत्री जी की भी साथ ही में उन्होंने जो 15 साल में बिहार को बर्बाद किया वो भी जनता के बीच रख रहा हूँ। बात करते हैं वो नली गली बनाने की, बात करते हैं वो नल जल देने की, बट जिस तरीके से जनता से आवाज़ आती है कि भैया अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, सात निश्चय सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। मुझे लगता है बिहार के इतिहास में कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा तो सात निश्चय में हुआ होगा। तो ये तमाम विषय जनता के सामने रखता हूँ। अच्छा, आपने बताया कि नीतीश कुमार ने 15 साल बर्बाद किया, और भी किसी को मानते हैं बिहार में बर्बादी का कारण या सिर्फ नीतीश कुमार ही? देखिए, पिछले 15 साल तो नीतीश कुमार, पिछले 30 साल ओवरऑल हमारे बिहार के बर्बाद हुए हैं। शुरू के 15 साल लालू जी के जंगल राज की वजह से बर्बाद हुए और अगले 15 साल मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से बर्बाद हुए। बट ओवरऑल 30 साल तो हमारे प्रदेश के गए ना। इन 30 सालों में प्रदेश आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही जाता रहा। प्रदेश बदनाम हुआ, बदहाल हुआ। हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि आज की तारीख में कोई दिल्ली का लड़का, मुंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा रोजगार के लिए। क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? तो और इसमें परिस्थिति बदली क्या? 15 साल तो चलिए जंगल राज था, वो तो एकदम बर्बाद समय था, इसीलिए ना विकल्प बन के आए थे मुख्यमंत्री जी। और आज आप पूछ रहे हैं कि उस वक्त अस्पताल क्यों नहीं बने? भाई नहीं बने थे इसीलिए तो आप आए थे। पर आपने बताई ना कि पिछले 15 साल में आपने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर 5 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री आप 5-5, 6-6 साल में आप पूरी करते हैं।
शिक्षा की व्यवस्था देखिए, शिक्षा की बदहाल स्थिति देखिए कि आपने प्रदेश में कर रखी है। कारखानों के लिए आपने खुद हाथ खड़े कर दिए कि भैया आपके रहते हुए रोजगार नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है भैया, समुंदर का किनारा तो ना पंजाब में, ना राजस्थान में, ना हरियाणा में, ना मध्य प्रदेश में। पर वहाँ पर अगर बिहारी जाकर काम कर सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं कारखाना खुल सकता? क्यों? क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, आपकी सोच नहीं है, आपके पास वो नीति नहीं है कि बिहार में रोजगार मिले। अच्छा चिराग जी, हमसे बात की थी अभी कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है आरजेडी को लेकर के, ऐसा क्यों है कि बदनाम सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर के आप लगातार सवाल उठाते हैं, आरजेडी क्यों नहीं आपके? भाई जो सत्ता में होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा ना। कोई साठगांठ तो नहीं? ये कह रहे हैं कि साठगांठ कर ली। ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, बट गिरिराज दादा को मैं बता दूं क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि जो सत्ता में होगा आप उसी से सवाल पूछेंगे ना। अब आज आपके क्षेत्र में बेगूसराय से आप सांसद हैं तो लोग आपसे पूछेंगे ना कि आपने अपने क्षेत्र में क्यों विकास किया नहीं किया, या भोला बाबू से जाके पूछेंगे कि भैया आप तो वो रहे भी नहीं, या उनके लोगों से जाके पूछेंगे कि भैया उन्होंने क्यों नहीं किया, या उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ, या वो क्यों नहीं हुआ। भैया जो सत्ता में होता है सवाल उसी से किए जाते हैं। पर अगर गिरिराज दा इस बात का कोई भ्रम रखना चाह रहे हैं कि मैं बाद में जाकर महागठबंधन से अलायंस कर लूँगा, तो मैं स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पे मैं कह दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किए। 2000 में हमारी पार्टी बनी, 2004 की लोकसभा देख लीजिए, 5 के विधानसभा, 9 के लोकसभा, 10 के विधानसभा, 14 की लोकसभा, 15 की विधानसभा, 19 के लोकसभा चुनाव, कोई भी देख लीजिए प्री पोल अलायंस किया है। आज भी मैं डे 1 से मैं स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद मेरे तमाम जीते हुए विधायक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन करेंगे। महागठबंधन के किसी भी प्रत्याशी के लिए भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी का कभी कोई समर्थन नहीं रहेगा। महागठबंधन के साथ हम लोग का वैचारिक मतभेद है, उनके साथ जाना असंभव है, और यही वैचारिक मतभेद और यही असंभव परिस्थिति हम लोग की नीतीश कुमार जी के लिए भी है। तो अगर गिरिराज दा कोई अगर ऐसी परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको ये इशारा अपने सहयोगी नीतीश कुमार जी की तरफ करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसी पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। वो जिसको विरोध करते हैं उन्हीं के साथ सरकार बनाते हैं। 15 तक वो विरोध करते रहे लालू जी का, उनके साथ जाके सरकार बना ली। उसके बाद वो विरोध करते रहे मौजूदा मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उनके साथ मिलकर उन्होंने 17 में सरकार बना ली। अब वो फिर विरोध कर रहे हैं महागठबंधन का। क्या भरोसा कि कल को चुनाव परिणामों के बाद कुछ सीटों की जरूरत पड़ेगी महागठबंधन को, तो कौन दावे के साथ कह सकता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री वापस जाके लालू जी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे? तो गिरिराज दा चिंता करें नीतीश कुमार जी की। चिराग पासवान समर्पित है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैंने बोला कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं हनुमान हूं उनका, दिल चीर के जरूरत पड़ेगी तो दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री और मेरा समर्थन सिर्फ और सिर्फ, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पापा उनकी अंतिम सांस तक, अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ थे, वैसे ही मैं भी कहता हूं कि मैं अपनी अंतिम सांस तक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। आखिरी सवाल, चुनाव खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बनेगा। कोई भी चेहरा मंजूर है? जो भी विकास की सोच रखता हो, हमारे विधायक जरूर सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी विकास की सोच रखता हो, बट मौजूदा मुख्यमंत्री 10 तारीख के बाद कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस आप नहीं बनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी कोई रेस में नहीं हूँ मुख्यमंत्री बनने की। अभी मेरे पास उम्र है, लंबा अभी राजनीतिक सफ़र मुझे तय करना है, अभी अनुभव की और ज़रूरत है प्रदेश को चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की ही सोच वाला कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने, जो बिहार को सही मायनों में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ विकास की राह पर लेकर जाए। धन्यवाद। चिराग पासवान थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा है कि रिजल्ट के बाद बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। वो मुख्यमंत्री के रेस से बाहर है, अभी और अनुभव करेंगे, लंबी राजनीति है उनकी। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे